नमस्ते बच्चों। मैं मनीषा गोखले आशीष हिंदी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक गंगा के गद्य खंड से पहली कहानी दो बेलों की कथा के प्रश्नोत्तरों पर। आपकी टेक्स्ट बुक में दिए हुए अभ्यास कार्य को हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपकी टेक्स्ट बुक में जो पहला प्रश्न है वह है रचना से संवाद। इसमें मेरे उत्तर मेरे तर्क। तो कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन है जिन्हें हम सॉल्व करते हैं, जैसे कि निम्नलिखित प्रश्नों के सटीक उत्तर चुनिए और यह भी बताइए कि आपको ये उत्तर उपयुक्त क्यों लगते हैं। तो जैसे कि पहला प्रश्न है, कहानी में हीरा और मोती का आपसी संबंध किस गुण को मुख्य रूप से दर्शाता है। तो मतलब उन दोनों में जो आपसी संबंध था, जो उनकी पर्सनल रिलेशनशिप थी, उससे किस क्वालिटी का पता चलता है। क प्रतिस्पर्धा और प्रतिद्वंद्विता, ख एकता और सहयोग, ग गर्व और दंभ, घ विद्रोह और क्रोध। तो सबसे पहले हमें ये जो चार ऑप्शन दिए हैं उन्हें समझना चाहिए। जैसे प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन, क्या उन दोनों के बीच में कंपटीशन होती थी। और प्रतिद्वंदिता, प्रतिद्वंदिता मतलब एक दूसरे से लड़ाई, क्या वो एक दूसरे के प्रतिद्वंदी मतलब विरोधी थे। तो ऐसा तो हमें हीरा और मोती के केस में कहीं पर भी नहीं दिखता है। हर बार दोनों ने एक दूसरे की बात का समर्थन किया है, एक दूसरे की बात को माना है। कई बार अपनी बातों को उन्होंने अपने मन में रख के दूसरे की बात सुनी है। दूसरा यहाँ पर बताया है एकता और सहयोग। तो दोनों में यूनिटी तो बहुत ज़्यादा थी, साथ में खाते थे, साथ में बैठते थे, साथ में काम करते थे। जब मोती को वहां पर मटर के खेत में लोगों ने पकड़ लिया तो हीरा अपनी जान बचाकर नहीं भागा, बल्कि जो मोती के लिए रुका। तो हमें ये आंसर सही लग सकता है, पर उसके पहले हम और भी जो दो एमसीक्यू है उन्हें भी समझ लेते हैं। गर्व और दंभ। तो गर्व, हाँ, प्राइड तो दोनों फील करते थे, लेकिन दंभ, दंभ मतलब घमंड था क्या उन्हें अपनी दोस्ती पर। तो नहीं, तो ये भी उत्तर हम नहीं मान सकते। विद्रोह और क्रोध, क्या उनकी दोस्ती में विद्रोह था, एक दूसरे के प्रति गुस्सा था। तो ये भी नहीं था। तो सही आंसर क्या होगा, एकता और सहयोग। दूसरा प्रश्न है, हीरा मोती ने नया स्थान स्वीकार क्यों नहीं किया। तो हीरा और मोती जब गया के घर गए तो उन्होंने उस जगह को अपनाया क्यों नहीं। क्या उन्हें, क है ऑप्शन, उन्हें भरपेट भोजन दिया गया। तो यह तो नहीं था, उन्हें भरपेट भोजन नहीं दिया गया। तो लेकिन केवल भरपेट भोजन नहीं दिया इसलिए उन्होंने स्थान को स्वीकारा नहीं। चलिए और ऑप्शन पढ़ते हैं। उन्हें बहुत मोटी रस्सी से बांधा गया, ये भी बात सही है। ग है मालिक ने बेचा यह सोचकर उन्हें अपमान लगा। तो हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। घ उन्हें अलग अलग बांधा गया, नहीं, उन्हें तो साथ में बांधा गया था, तो घ तो नहीं हो सकता। इन तीनों में से जो सबसे स्ट्रॉन्ग कारण था जिसके कारण वो वहां नहीं रह पा रहे थे, वो था उन्हें लग रहा था कि उनके मालिक ने उन्हें बेच दिया है और यह उनके लिए इंसल्टिंग था, क्योंकि वो अपने मालिक की हर बात मानते थे, हर काम पूरी श्रद्धा और भक्ति से करते थे, इसलिए उन्हें यह बात ज्यादा इंसल्टिंग लगी। भरपेट खाने का देखें तो पहले दिन उन्हें खाना अच्छे से दिया गया था, लेकिन उन्होंने खाया नहीं था। पहले दिन गया ने जब उनको घर लाया तो भरपेट खाना दिया था, पर उन्होंने इस दुख में खाना नहीं खाया कि वो मालिक से बिछड़ गए हैं। और जब वो भागे, उसके बाद में जब गया दूसरी बार उन्हें अपने घर लेकर आया, तब से उसने उन्हें भरपेट खाना नहीं दिया। तीसरा प्रश्न देखते हैं, बैलों ने रस्सी तोड़कर घर लौटने का निर्णय क्यों लिया। इसमें ऑप्शन है कष्टों से बचने के लिए, स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए, ग है अभिमान की रक्षा करने के लिए, और घ है अपनापन पाने के लिए। तो अभिमान तो अहंकार होता है, उसकी रक्षा के लिए तो वो नहीं दौड़ना चाहते थे। स्वतंत्रता इंपॉर्टेंट है, और जो तकलीफें गया दे रहा था उससे भी वो बचना चाहते हैं। तो क और ख हमें सही लग सकते हैं, लेकिन घ है अपनापन पाने के लिए। वो अपने मालिक के पास क्यों लौटना चाहते थे, क्योंकि उनका मालिक उन्हें बहुत प्यार से रखता था, उनकी बहुत देखभाल करता था, जो कि यहाँ पर उन्हें नहीं मिल रहा था। तो स्वतंत्रता से भी इम्पोर्टेंट है अपनापन पाने के लिए, क्योंकि अगर उन्हें स्वतंत्र होना होता तो वो वहां से कहीं और चले जाते, पर वो अपने मालिक झूरी के पास लौटना चाहते थे। तो इसका सही उत्तर होगा अपनापन पाने के लिए। चौथा प्रश्न है, गया द्वारा डंडे से मारने पर मोती का आक्रोश किस मानवीय मनोवृत्ति का द्योतक है। मतलब जब गया ने डंडे से मोती को मारा तो जो मोती का गुस्सा था, उससे उसकी कौन सी मनोवृत्ति, मानवीय मनोवृत्ति मतलब ह्यूमन नेचर का पता चलता है। स्वाभिमान,
अहिंसा, क्या वो उसका गुस्सा अहिंसा दिखाता है कि वो लड़ता नहीं है? पराधीनता मतलब दूसरे पे अधीन रहना बताता है, या अन्याय की रक्षा करना? तो देखो यहाँ पर अन्याय की रक्षा नहीं कर रहा है, बल्कि ये गुस्सा बता रहा है कि वो न्याय चाहता है। तो यहाँ पर ये कहलाएगा सेल्फ रिस्पेक्ट। जब गया ने उसे डंडे से मारा तो उसके सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट हुआ, और इसीलिए वह गुस्से में आ गया। तो यहाँ पर उसका जो आक्रोश है वो उसके स्वाभिमान को बताता है। प्रश्न 5 है, कहानी में बेलों की मूक भाषा का प्रयोग लेखक ने किस लिए किया है? मतलब बेलों की जो आपस आपस में बात बताई है, जो भी सांकेतिक भाषा है, या वो बिना बोले ही जो आपस में बातचीत कर रहे हैं, वो उसने राइटर ने क्यों यूज की है? कहानी को रोचक बनाने के लिए, मनुष्य जैसी चेतना दिखाने के लिए, ग संवादों को छोटा रखने के लिए। तो अब देखो उनकी मुख भाषा से संवाद छोटे नहीं रहे, बल्कि संवाद तो बड़े ही हो गए। घ कथा में हास्य उत्पन्न करने के लिए, तो यहाँ पर हंसी भी नहीं आ रही है। फिर क्या ऑप्शन हो सकता है? देखो यहाँ दो है। कहानी को रोचक बनाने के लिए, वो भी हम बोल सकते हैं कि हाँ उससे इंटरेस्टिंग हो गई उनकी बातों से। लेकिन उसके साथ जो पॉइंट है वो है मनुष्य जैसे, मतलब जानवरों में भी ह्यूमन के जैसे फीलिंग्स होती है, यह बताने के लिए राइटर ने जानवरों की मूक भाषा का प्रयोग किया है कि उन्हें भी दर्द होता है, उन्हें भी तकलीफ होती है, उन्हें भी बुरा लगता है, उन्हें भी प्यार चाहिए। यह सब बताने के लिए राइटर ने यह कहानी लिखी है और इनमें मूक भाषा का प्रयोग किया। तो सही उत्तर क्या होगा? ख। उसके बाद प्रश्न 6 है, दो बेलों की कथा को यदि स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़े तो हीरा और मोती किसके प्रतीक हो सकते हैं? तो अगर हम हमारी इंडिपेंडेंस की जो लड़ाई है उससे हम कंपैरिजन करें तो हीरा और मोती क्या है? भारत पर अंग्रेजों के क्रूर और अन्यायपूर्ण शासन के सिंबल हैं, या स्वतंत्रता संग्राम में पशुओं के योगदान के, या सत्याग्रह और अहिंसा के आंदोलन के, या स्वतंत्रता के लिए भारतीय जनता के संघर्ष? तो देखो ये भारत पर अंग्रेजों के क्रूर और अन्यायपूर्ण शासन के प्रतीक हीरा मोती नहीं है। अगर गया का बिहेवियर हम बोले तो वो है अंग्रेजों के क्रूर और अन्यायपूर्ण शासन का प्रतीक। अब स्वतंत्रता संग्राम में पशुओं का योगदान इतना ज्यादा नहीं है कि हम बोले हीरा और मोती इस बात का प्रतीक है। सत्याग्रह और अहिंसा, तो यहाँ पर हीरा मोती ने अहिंसा की है, और सत्याग्रह किया, सत्याग्रह मान सकते हैं, लेकिन अहिंसा नहीं थी, उन्होंने हिंसा भी की जब जब जरूरी लगा, तोड़फोड़ भी की। तो इसलिए ये भी सही नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या मान सकते हैं इसको? स्वतंत्रता के लिए भारतीय जनता के संघर्ष की। तो जो इंडियंस थे जिन्होंने लड़ाई लड़ी, यह उनका जो संघर्ष था, उनकी जो लड़ाई थी, उसको हीरा मोती सिंबलाइज करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, मेरी समझ मेरे विचार। तो यहाँ पर आपको आप क्या समझ रहे हो प्रश्न को पढ़कर, उस कहानी को देखकर, और आपको अपने थॉट्स यहाँ पर शेयर करने हैं। तो मैं आपकी मदद करूंगी, आप अपने मन से लिखें तो और भी अच्छा है। नीचे दिए गए प्रश्नों पर कक्षा में चर्चा कीजिए और उनके उत्तर लिखिए। इसमें पहला प्रश्न है, दूसरे दिन गया ने बेलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पाँव न उठाने की कसम खा ली थी। जब बेल नए मालिक के यहाँ गए तो उन्होंने काम करने से इनकार क्यों कर दिया? क्या रीजन था कि उन्होंने काम करने से इनकार कर दिया? देखो, जब वो नए मालिक के घर गए तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि उन्हें बेचा गया है, उनके पुराने मालिक ने उन्हें बेच दिया है। उसके बाद वहां जाने के बाद गया ने उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। जब उन्होंने शरारत की तो उन्हें मारा, काम नहीं करने पर मारा, और साथ ही साथ उन्हें सूखा भूसा भी दिया, जो उन्हें इंसल्ट या अपमान की तरह लगा। इसलिए उन्होंने नए मालिक के यहाँ काम करने से इनकार कर दिया। अगला प्रश्न है, गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बेलों का घर लौट आना कोई साधारण घटना नहीं है। कैसे? देखो, इससे हमें पता चलता है कि बेलों के मन में भी भाव होते हैं, उन्हें वो भी प्रेम और अपनापन अनुभव करते हैं। जैसे कि यहाँ पर यह घटना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि दो मूक जानवर अपने पगहे, मतलब उनकी जो रस्सियां थी वो तुड़ाकर, भारी जोखिम लेकर, मतलब रिस्क था उसमें, अगर गया पकड़ लेता तो और मार पड़ती, वापस अपने गांव अपने मालिक झूरी के पास लौट आए थे। ये उन बताता है कि उनका अपने मालिक के प्रति पूरा प्रेम और समर्पण था, और जो कि अभूतपूर्व था, ऐसा जानवर सहसा करते नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और खास था। तीसरा प्रश्न है, मोती ने मूक भाषा में कहा,
अब तो नहीं सहा जाता हीरा, भी कभी संघर्ष करना आवश्यक हो जाता है। इस कथन को कहानी के उदाहरणों से सिद्ध कीजिए। तो देखिए, जब आपके ऊपर कोई अन्याय करता है, आपका अपमान करता है, तो संघर्ष करना आवश्यक हो जाता है। जैसे कि गया ने दोनों बेलों पर अत्याचार किया, उनसे काम करवाया, उन्हें खाने के लिए केवल सूखा भूसा दिया और उन्हें बहुत मारा भी। तो ऐसे में दोनों बेलों द्वारा संघर्ष करना आवश्यक हो गया। इसी तरह जब कांजी हाउस में सारे जानवर भूखे प्यासे पड़े हुए थे, उनकी किसी भी तरह की देखभाल नहीं की जा रही थी, तो उन दोनों ने सभी की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने का निर्णय लिया। तो इस तरह से जब कोई आपके साथ अत्याचार करे, अन्याय करे या आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट करे, तो आपको आपको संघर्ष करना या लड़ाई करना जरूरी हो जाता है। चौथा प्रश्न है, जब पेट भर गया और दोनों ने आजादी का अनुभव किया, हीरा एवं मोती स्वतंत्रता और अपनापन दोनों में से किस भावना से अधिक प्रेरित थे? कारण सहित लिखिए। तो देखिए, वो जब इतना पगए तुड़ा कर गए, तो वो सीधे अपने पुराने मालिक के पास गए। अगर उन्हें स्वतंत्रता चाहिए होती तो वो कहीं जंगल में चले जाते, लेकिन वो अपने मालिक के पास वापस जाना चाहते थे। तो यहाँ पर स्वतंत्रता तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसके साथ साथ वह अपनेपन की भावना से अधिक प्रेरित थे। तो जब पेट भर गया और दोनों आज़ाद हो गए, तो दोनों स्वतंत्रता से भी अधिक अपनेपन की भावना से प्रेरित थे और अपने मालिक झूरी के पास लौट जाना चाहते थे। लेकिन जब वो बेतहाशा भागे थे गया के घर से, तो उस समय उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि वो किस रास्ते पे भाग रहे हैं, और इस तरह से वो अपने गांव का रास्ता भूल गए थे और किसी और ही जगह पर आप पहुंचे थे, और इस बात का उन दोनों को दुख हुआ था। तो ये बताता है कि वो अपनेपन की भावना से ज्यादा प्रेरित थे। अगला प्रश्न है, बेलों ने जैसे पाँव न उठाने की कसम खा ली थी, अत्याचार सहना भी अन्याय में भागीदारी है। क्या आप इस कथन से सहमत है? अपने उत्तर के कारण भी बताइए। तो बिल्कुल सही बात है बच्चों, अगर आपके कोई आपके साथ गलत कर रहा है, आपको तकलीफ दे रहा है, तो उस तकलीफ को सहना भी तकलीफ करने जैसा है। अत्याचार में भाग लेना है या अन्याय में भाग लेने की तरह होता है, इसलिए हमें अत्याचार को सहना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर गया ने दोनों को बहुत मारा था, फिर मोटी मोटी रस्सियों से बांधा और खाने में भी केवल सूखा भूसा दिया। तो इन दोनों बैलों ने इस अन्याय का विरोध किया, जो बहुत ज़रूरी भी होता है, क्योंकि जब हम अन्याय को या गलत बात को सहते रहते हैं, तो जो अन्याय करने वाला है, अत्याचारी जैसे हम बोल सकते हैं या अन्यायी बोलते हैं, उसकी हिम्मत बढ़ जाती है, हौसले और अधिक बढ़ जाते हैं और उसको लगता है कि कोई अपने को अपोज नहीं कर रहा है, तो हम जो चाहे वो कर सकते हैं, तो वो हम पर और ज़्यादा अत्याचार करेगा। अन्याय को सहना भी अन्याय को बढ़ावा देना होता है, इसलिए हमें इसका विरोध करना चाहिए। उसके बाद अगला प्रश्न है छठा, बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था, हीरा और मोती अभिन्न मित्र थे। कहानी की किन किन घटनाओं के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है? कम से कम 3 बिंदु। यहाँ पर 3 बिंदु बताए हैं, लेकिन इस कहानी में जहां भी हम देखते हैं, तो हीरा और मोती एक दूसरे का साथ हमेशा ही निभाते हुए नजर आते हैं। कहानी के शुरू में ही राइटर हमें बताता है कि वो साथ साथ खाते हैं, साथ साथ आराम करते हैं, साथ साथ खेत में काम करते हैं और खेत से थक कर घर आने पर एक दूसरे की पीठ को सहलाते हुए एक दूसरे को आराम देते हैं। फिर अगर कोई नांद में मुंह ना डाले, मुंह निकाल ले नांद में से, तो दूसरा भी वैसा करता है। काम करते समय दोनों की कोशिश यही रहती है कि दूसरे पर भार कम से कम पड़े। तो जैसे कि उन्हें हल में जोत दिया जाता है, जब जब उन्हें बैलगाड़ी में जोत दिया जाता था, तो दोनों ही यही कोशिश करते थे कि उनके ऊपर बैलगाड़ी का या जो सामान उसमें भरा गया है उसका उनके ऊपर भार अधिक रहे और दूसरे पर कम से कम रहे। ऐसे ही जब गया ने हीरा की नाक पर बहुत डंडे मारे थे, तो हीरा की जगह मोती को गुस्सा आया था और उसने गुस्से में हल को लेकर वो भाग खड़ा हुआ था। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमें इस कहानी में देखने को मिलते हैं, जहां पर कि दोनों एक दूसरे के लिए मर मिटने के लिए भी तैयार नजर आते हैं। जब उन्हें मटर के खेत में पकड़ा गया था, तो हीरा चाहता तो वो बचकर भाग सकता था, लेकिन अपने मित्र का साथ देने के लिए वो वहीं रुका रहा और पकड़ा गया। सातवां प्रश्न है, उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। कहानी में मालकिन और छोटी लड़की दोनों के व्यवहार की तुलना कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, जो मालकिन है उसका व्यवहार परिवर्तन हुआ अंत में, और अंत में उन दोनों बैलों के प्रति उसे प्यार अनुभव हुआ, लेकिन कहानी में शुरू में वो उन्हें केवल एक जानवर की तरह ट्रीट करती थी, ना कि अपने घर के सदस्य की तरह। तो उन बैलों के प्रति मालकिन का व्यवहार आत्मीय नहीं था, वो बहुत निष्ठुर थी,
गुस्सैली थी और रोबीली थी, घर में उसकी ही चलती थी। जब वे बेल गया के घर से पगहेट उड़ाकर घर वापस लौट आए, तो जहाँ झूरी को बहुत खुशी हुई कि वो बेल मुझसे कितना प्यार करते, वहीं उसकी पत्नी को बहुत गुस्सा आया। उसे लगा कि गया मेरे भाई के यहाँ काम के लिए भेजा था और ये दोनों एक नंबर के आलसी और कामचोर जानवर वापस भाग कर आ गए। उसने गुस्से में उन दोनों को सूखा भूसा भी दिया। ये उसका निष्ठुर स्वभाव बताता है कि उसे ऐसा नहीं लगा कि बेचारे बिल भूखे होंगे, थके हुए होंगे, उन्हें खाने की ज़रूरत है। वो केवल उनको काम करने के लिए घर में रखे पालतू जानवर की तरह समझती थी। उन्हें अपना नहीं समझती थी, परिवार का हिस्सा तो बिल्कुल भी नहीं समझती थी। वहीं जो छोटी लड़की थी वह उन्हें बहुत प्यार करती थी और अपने परिवार का हिस्सा मानती है। वह अपने हिस्से की रोटियां भी उन्हें दे देती है। उसे जब उन बैलों पर किए जा रहे अत्याचार वो देखती है तो उसे बहुत दुख होता है। वो बहुत संवेदनशील है क्योंकि वो खुद अत्याचार सहन कर रही है। उसकी सौतेली माँ उसे जब देखो तब मारती रहती है, तो इसलिए उसको दुख होता है और वो उसके दुख को समझती है, इसलिए वह उन्हें बचाने के लिए उनकी रस्सियाँ खोलने का भी जोखिम उठाती है। हाँ, कहानी के अंत में मालकिन के स्वभाव में थोड़ा परिवर्तन आया कि उसने उन जानवरों के प्रति अपनापन अनुभव किया और उन्हें चूम लिया। लेकिन कहानी के शुरू में तो मालकिन एक निष्ठुर, क्रोधी और रोबीली औरत की तरह नजर आती है। मेरी कल्पना, मेरे अनुमान। यहाँ पर पहला प्रश्न है, उसने उनके माथे सहलाए और बोली, खोले देती हूँ, चुपके से भाग जाओ। यदि आप वह छोटी लड़की होते तो बेलों की मदद किस प्रकार से करते? तो आप अपने अपने हिसाब से इस बारे में लिख सकते हैं। आप चाहते तो आप अपने फूफा को फ़ोन कर देते, झूरी को, और बताते कि हमारे जो चाचा हैं, गया चाचा, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं, आप इन्हें वापस ले जाओ। बहुत सारे वे हैं। या फिर जैसे उस लड़की ने किया कि उनकी रस्सी खोल दी, तो हाँ, हम भी, आप भी उस तरह उनकी मदद कर सकते थे। हाँ, खोलने के बाद उनको घर के रास्ते की तरफ ले जाते, उनके घर के रास्ते की तरफ, और फिर शोर मचा देती, तो ज़्यादा अच्छा होता। शायद फिर वो रास्ता नहीं भूलते, या फिर वो किसी और हितचिंतक की भी मदद ले सकती थी और उनकी मदद से वो उन जानवरों की मदद कर सकती थी। तो आप इसमें जो चाहे अपने हिसाब से आप उस दोनों बेलों की मदद किस तरह से करते, ये लिख सकते हैं। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, दोनों गधे अभी तक ज्यों के त्यों खड़े थे। भय और संकोच इंसान को अवसर मिलने पर भी जकड़े रखता है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? इस वाक्य के संबंध में कहानी और अपने अनुभवों से उदाहरण देते हुए अपने विचार लिखिए। तो बिल्कुल ऐसा होता है कि भय और संकोच इंसान को अवसर मिलने पर भी जकड़े रखता है और हम कुछ कर नहीं पाते। जैसे कि इस कहानी में हुआ था, दोनों गधे रुके हुए थे। ऐसे ही जब उस लड़की ने उन दोनों को छोड़ा, तो वो यही सोचते रह गए कि हमें यहाँ रुकना चाहिए, उस बच्ची की मदद करना चाहिए, उस बच्ची के साथ गलत हो सकता है, और इस कारण वो आगे नहीं बढ़े। तो भय और संकोच के कारण कई बार इंसान अवसर मिलने पर भी कुछ नहीं कर पाता है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपको ये डर रहता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें मुझे सक्सेस मिलेगी कि नहीं। तो असफलता का डर भी हमें कोई नया काम करने से रोक देता है। वहीं हेजिटेशन होता है, कई बार हमें अपनी बात रखनी होती है, या हमें उत्तर देना रहता है किसी क्वेश्चन का क्लास में जब टीचर पूछती है, पर हम हेजिटेट होते हैं, संकोच होता है और हम उत्तर नहीं देते हैं, और इस तरह से हम अच्छे अवसर भी गवा देते हैं। तो इस तरह से भय और संकोच हमें कई अवसर मिलने पर भी रोक देते हैं। अगला प्रश्न है, मेरे अनुभव, मेरे विचार। इसमें पहला है, दोस्तों में घनिष्ठता होते ही धौल धप्पा होने लगता है। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। क्या आप इस बात से सहमत हैं? आपको ऐसा क्यों लगता है? अपने अनुभवों के आधार पर बताइए। तो बिल्कुल सही बात है बच्चों की, जब दोस्ती में घनिष्ठता होती है, बहुत पक्की दोस्ती होती है, तो एक दूसरे के साथ मस्ती मजाक चलता रहता है, मारपीट भी चलती रहती है, पर कोई एक दूसरे की बात का बुरा नहीं मानता है। और दोनों ही एक दूसरे के व्यवहार का बुरा नहीं मानने के कारण उनमें घनिष्ठता और बढ़ती है जब वो ऐसी मस्ती करते हैं। तो जैसे कि अगर आपकी दोस्ती पक्की होगी, तो अगर किसी ने हल्के से पीठ पर धक्का मारा या चपट लगा दी, तो दूसरा उस बात का बुरा नहीं मानेगा। ये बताता है कि उनमें कितनी घनिष्ठता है, कितनी पक्की दोस्ती है। वहीं अगर दोस्ती पक्की नहीं होगी, तो छोटी छोटी बात पर ही रूठना मनाना शुरू हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुए बेरी पर सींग न चलाना चाहिए, यह सब ढोंग है, बेरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर ना उठे। आपका इस संबंध में क्या विचार है? आप किसके साथ हैं, हीरा के या मोती के, या दोनों के, और क्यों? तो
यहाँ पर मेरे विचार से हीरा का विचार ज़्यादा उचित है, क्योंकि किसी हारे या गिरे व्यक्ति पर और हमला करना, कमज़ोर पर हमला करना हुआ। और वैसे भी अगर दुश्मन को गिरा दिया है तो हमने उसे सबक सिखा ही दिया है। उसे उसके ऊपर और अधिक मारपीट करना उचित नहीं है। तीसरा प्रश्न है, हम और तुम इतने दिनों एक साथ रहे, आज तुम विपत्ति में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं? क्या कभी आपने किसी विपत्ति या चुनौती का सामना अपने किसी मित्र या परिजन के साथ मिलकर किया है? उस घटना के विषय में बताइए। तो बच्चों, ये आपको खुद लिखना है कि कभी आपने अपने फ्रेंड की किस तरह से मदद की जब वो प्रॉब्लम में फंसा हुआ था, और बजाय आप बचने के आपने भी उस प्रॉब्लम में उसका साथ दिया, या आपके फैमिली के किसी मेंबर की आपने किस तरह से मदद की, यह आपको खुद से लिखना है। अगला है कहानी की पड़ताल। तो कहानी एक ऐसी रचना है जिसमें जीवन के किसी अंग या किसी एक मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य रहता है। उसके चरित्र, उसकी शैली, उसका कथा विन्यास सभी उसी एक भाव को पुष्ट करते हैं। कोई कहानी वास्तविक होती है, रियलिस्टिक होती है, और कोई काल्पनिक, इमेजिनरी होती है, घटनाओं पर आधारित हो सकती है, और इसमें वास्तविक या काल्पनिक पात्र भी शामिल हो सकते हैं। मतलब रियल लाइफ के किसी कैरेक्टर को ले सकते हैं या फिर इमेजिनरी कैरेक्टर्स भी ले सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपने अगर कोई दूसरी कहानी पढ़ी हो तो उस कहानी से रिलेटेड ये सारी बातें लिखना है। या फिर अब आज अभी तो हम, जैसे हमने दो बेलों की कथा पढ़ी है, तो हम उस दो बेलों की कथा कहानी के आधार पर ही इन मुख्य बिंदुओं को पूरा करते हैं। जैसे कि शीर्षक, कहानी का शीर्षक या टाइटल क्या है? दो बेलों की कथा। और लेखक कौन है? प्रेमचंद, है ना। टॉपिक क्या है इस कहानी का? इस कहानी का टॉपिक है जानवरों की संवेदना, अपनापन, दोस्ती, आत्मीयता, स्वाभिमान की किस तरह से रक्षा करना चाहिए, किस तरह से लड़ना चाहिए। क्रिया कार्य में इस कहानी में जो भी घटनाएं हुई हैं, जो जो काम हुए, वो सब हमें बताना है कि कैसे जूरी के जो दोनों बेल थे, हीरा और मोती, वो गया के घर गए, वहां पर उन्होंने शरारत की, गया ने उनके साथ अत्याचार किया, मारा, सूखा भूसा दिया, तो दोनों भाग गए। दोनों का एक होकर एक सांड से मुकाबला हुआ, फिर वो काजी हाउस में कैद हो गए एक मटर के खेत में पकड़े जाने पर। फिर उन्होंने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया, लेकिन बाकी जानवर को तो भगा दिया, पर खुद वहीं नहीं बच पाए। फिर एक कसाई द्वारा उन्हें नीलामी में ऊंची रकम देकर खरीदा गया। जब वो उन्हें ले जा रहा तो रास्ते में हीरा और मोती को अपना गांव और अपना खेत दिखा, और वो भागकर चोरी के पास लौट आए, और कसाई को खाली हाथ लौटना पड़ा। तो ये सारी जो घटनाएं हुई हैं वो हमें लिखना है। अब परिवेश कैसा है, देश काल, मतलब ये देखो, देश की स्वतंत्रता के पहले का समय है, और परिवेश है यहाँ पर गांव, और यहाँ पर मुख्य विचार वही है, दोस्ती, आत्मीयता है। उन दोनों की दोस्ती बताई है, अपनापन, प्रेम के लिए जानवरों में कितनी संवेदनशीलता होती है, और स्वाभिमान की लड़ाई किस तरह से उन्होंने लड़ी। अब चरित्र और पात्र देखें तो यहाँ पर मुख्य तो है झूरी, हीरा, मोती, गया और झूरी की पत्नी। और परिणाम, अंत में, एंड में क्या होता है इस कहानी में, कि हीरा और मोती आखिरी में अपने मालिक झूरी के पास पहुंच जाते हैं। अब कहानी का सौंदर्य, इसमें हम देखेंगे कि अलग अलग तरह की जो लैंग्वेज में जो क्वालिटीज रहती है वो हमें चैप्टर में कहाँ मिल रही है। तो जैसे कि दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे, दोनों की पूंछें खड़ी हो गई। तो इस वाक्य को पढ़कर हमारे आंखों के सामने एक पिक्चर आ जाती है। इस तरह की जो भाषा रहती है उसको बोलते हैं हम चित्रात्मकता। हमारे आंखों के सामने दो बेल दिखने लगते हैं, एक बच्ची का हाथ दिखने लगता है जैसे कि वो बेल चाट रहे हैं। तो दो बेलों की जो कहानी है, इसमें ऐसी ही और भी बहुत सारी क्वालिटीज़ या विशेषताएं जो उसको स्पेशल बनाती है, इफ़ेक्टिव बनाती है। तो नीचे इस कहानी में आए कुछ विशेष बिंदुओं को हम एग्जाम्पल के साथ दिया गया है, हमें भी एक और एग्जाम्पल उसमें ढूंढकर इस टेबल में भरना है। तो जैसे पहले चित्रात्मक भाषा, अभी हमने देखा कि इसमें क्या है, शब्दों के माध्यम से पाठक के मन में स्पष्ट और जीवंत चित्र या छवियां बनाना। जैसे कि घुटने तक का पाँव कीचड़ से भरे हुए थे, ये हमें सुनकर समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है वहां पर। पैर कैसे कीचड़ से भरे हुए, उसकी हम इमेजिन कर सकते हैं। सहसा घर का द्वार खुला, तो हमें ऐसा लगता है जैसे कोई द्वार खोल रहा है, और वही लड़की निकली। ये दूसरा एग्जाम्पल हुआ इसका। इसी तरह संवादात्मकता, डायलॉग्स, कहानी को आगे बढ़ाने के लिए, पात्रों के विचार, भाव आदि का व्यक्त करने के लिए
बातचीत और संवादों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर एक संवाद है जिसमें कि मोती कहता है कि मर जाऊंगा पर उसके काम तो ना आऊंगा। ऐसे बहुत सारे डायलॉग है जिसमें कि मोती एक बार और हीरा से कहता है, गया जब उसको मार रहा था तो क्या बोलता है वो, मुझे मारेगा तो मैं भी एक दो को गिरा दूंगा। इसी तरह विरोधाभास, विरोधाभास मतलब दो डिफरेंट थॉट्स हैं जो एक दूसरे के अपोजिट हैं और जो एक ही प्रसंग या रचना में दो विपरीत और परस्पर विरोधी विरोधी बातें एक साथ मौजूद होना। जैसे कि यहाँ पर झूरी बेलों को देखकर स्नेह से गदगद हुआ, झूरी तो बहुत खुश हुआ। वहीं झूरी की जो पत्नी थी उसको बहुत क्रोध आया वो बेलों को द्वार पर देखकर। तो यहाँ दो विरोधाभास है, एक को खुशी हुई और एक को गुस्सा आया। तो ऐसे बहुत सारे हैं कि जैसे कि जब वो गया के घर थे, दिन भर भूखे थे, लेकिन जब नांद में खाना लगाया गया फिर भी उन्होंने मुंह नहीं डाला क्योंकि वो दुखी थे। तो एक तरफ भूख है और वहाँ दूसरी तरफ वो खाना भी नहीं खा रहे, तो ये एकदम अपोजिट एक्शन क्रियाएं यहाँ पर हुई हैं। इसी तरह हम देखते हैं व्यंग, व्यंग मतलब सरकास्टिक वे में बात करना। जैसे वह शैली जिसमें मजाक, हास्य या कटाक्ष चुपते हुए संकेतों के माध्यम से किसी दोष, कुरीति, अन्याय, पाखंड या कमजोरी को प्रकट किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर भारतीयों की जो अफ्रीका में स्थिति थी उसको बताया गया कि कितनी बुरी स्थिति, क्योंकि हम चुपचाप सह रहे हैं। अगर हम भी उत्तर देते, विरोध करते हमारे साथ हो रहे अन्याय का, हम शायद ज़्यादा सभ्य कहलाए जाते हैं। तो इसका एक और उदाहरण है कि जब झूरी बोलता है कि तुम्हारे भाई ने उन्हें खाना नहीं दिया होगा, तो झूरी की पत्नी बोलती है कि बस तुम ही तो बेलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला 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 कर रखते हैं। तो यहाँ पर हंसी मजाक की भाषा में उसने अपने पति पर एक कटाक्ष किया है कि सभी को जानवरों को संभालना आता है, तुम एक विरले नहीं हो। ऐसे ही संघर्ष, दो विरोधी शक्तियों, विचारों, इच्छाओं या परिस्थितियों का आपस में टकराना। जैसे कि जब सांड उनके सामने आया तो क्या हो रहा था उनके मन में कि उससे भिड़ना जान से हाथ धोना है, लेकिन ना भिड़ने पर भी जान बचती नहीं नजर आती है। तो यहाँ बेल और सांड के बीच संघर्ष था। इसी तरह दोनों दिन रात जोते जाते, डंडे खाते और फिर भी अड़ते, फिर भी वो गया की बात नहीं मानते। तो यहाँ पर बेल और गया के बीच में संघर्ष बताया गया। अतिशयोक्ति, किसी बात को बड़ा चढ़ाकर बताना, किसी पात्र, घटना, भाव या वस्तु का वर्णन इतना बढ़ाकर करना कि वह असंभव या अविश्वसनीय लगे। जैसे कि यहाँ पर उन्होंने बताया कि झूरी ने फूल की छड़ी से भी ना छूता था, मतलब वो कभी मारता ही नहीं था, कभी हाथ भी टच नहीं करता था। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे, केवल वो अगर आवाज करता था तो वो दोनों काम करने लगते। तो ये तो टू मच लगता है, कुछ तो कभी कभी अच्छे भले को भी गुस्सा आ जाता है, तो झूरी को भी आता ही होगा। तो ऐसे ही एक और जब वो लड़की उन दोनों को एक एक रोटी देती है, तो यहाँ पर बताया गया है कि प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि दो दो गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल ना होते थे। तो यहाँ पर यह अतिशयोक्ति है। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि कोई व्यक्ति 4-5 दिन तक कुछ खाएगा नहीं और फिर भी वो दुबला नहीं होगा और कमजोर नहीं होगा, उसमें वैसी ही ताकत रहेगी। ऐसे ही अगला है संदेह और उलझन। जब डाउटफुल रहे कोई, जब पात्र किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाता है, सारा दिन बीत गया और खाने को एक तिनका भी ना मिला, समझ ही में ना आता था कि यह कैसा स्वामी है, समझ में नहीं आ रहा था कि ये जो मालिक है कांची हाउस का वो कैसा है। इसी तरह देखो दोनों गधे खड़े अभी तक सोच रहे थे कि भागे कि नहीं भागे, तो यहाँ पर भी उनके मन में उलझन है, संदेह है गधों के कि आगे भागना है कि नहीं भागना है। अब अगला है यहाँ पर विषयों से संवाद। तो यहाँ पर ये जो कहानी है वो स्वतंत्रता के, हमारे इंडिपेंडेंस के पहले का समय है। तो कहानी का समय और उस समय जो सोसाइटी थी उसमें हमें कंपैरिजन करना है। तो दो बेलों की जो कथा है, कहानी जिस समय लिखी गई थी उस समय भारत पर अंग्रेजों का दमनकारी शासन था, मतलब अंग्रेज हमारे ऊपर बहुत अत्याचार कर रहे थे। उस समय भारतवासी भी अपने अपने ढंग से इस अंग्रेजी शासन का विरोध कर रहे थे, मतलब अपोज कर रहे थे अंग्रेजों को। इस कार्य में लेखक भी किसी से पीछे नहीं थे। तो प्रेमचंद ने भी इस स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया है। उन्होंने अपनी स्टोरीज के द्वारा, अपने अपने आर्टिकल्स के द्वारा स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए लोगों को प्रेरित किया है, इंस्पायर किया है। वे अपनी रचनाओं के माध्यम से लोगों को स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने हेतु प्रेरित कर रहे थे। इस कहानी में कुछ सेंटेंस चुनकर नीचे दिए गए हैं। इन वाक्यों का मिलान हमें स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े उपयुक्त वाक्यों के साथ करना है। तो जैसे कि जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे कितने ही बंधन पड़ते जाएं, है ना। तो कोशिश करता रहना है। जैसे कि यहाँ पर 6th वाला है, स्वतंत्रता सेनानी बार बार जेल गए, फांसी पर चढ़े पर संघर्ष छोड़ने को तैयार नहीं हुए। तो उन्होंने जोर मारा, कोशिश की,
अपने देश को बचाने के लिए। दूसरा, मर जाऊंगा पर उसके काम तो ना आऊंगा, मतलब अपने प्राण देने के लिए तैयार है पर उनकी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, स्वतंत्रता के लिए प्राण देना स्वीकार्य था पर अंग्रेजों की सेवा में लगना अस्वीकार्य था, वो एक्सेप्टेबल नहीं था। तीसरा देखिए, हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता है। तो दासता के कारण भारतीयों के प्राण, सम्मान और अधिकारों की कोई महत्ता नहीं थी, तो यहाँ पर उनको कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी। दोनों मित्रों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था, मतलब वो तो यहाँ पर भारतीय जनता के मन में भी ब्रिटिश शासन के प्रति विद्रोह धीरे धीरे गहराता हुआ, मतलब बढ़ता जा रहा था। इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। तो यहाँ पर भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, इन लोगों ने भी, क्रांतिकारियों ने बलिदान दिया, जिससे लाखों भारतीयों में आजादी की प्रेरणा आई। छठा है यहाँ पर, सांड पूरा हाथी है पर दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर लपके। तो ब्रिटिश साम्राज्य जो था वो बहुत शक्तिशाली था, फिर भी स्वतंत्रता सेनानियों ने साहस पूर्वक उसका सामना किया। अगले वीडियो में बचे हुए प्रश्नों के उत्तरों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।